क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। 7 सितंबर का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं यूपीएससी यूपीपीसीएस के। ज़्यादा जानकारी के लिए 9650347272 पे आप हमसे बात कर सकते हैं। ठीक, आज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और स्टेट वीसीएस एग्जामिनेशन में वो है ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। देखिए, पीएम श्री नाम से एक तरीके की एक नई स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, इसके नाम से पता चल रहा है कि स्कूलों में कुछ काम किया जाना है। 14,500 स्कूल जो हैं उनमें कुछ किया जाना है काम। ठीक, और ऐसा जो है मोदी जी ने अभी टीचर्स डे पे बताया है। जो स्कूल्स हैं उनको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली जो है उसके जो मापदंड है, स्टैंडर्ड्स है, उसके अनुसार जो है स्कूलों को भापना है, उसके हिसाब से स्कूलों को तैयार करना है। ठीक, उसमें ट्रांसफॉर्मेशनल, आधुनिक और ऐसी उन्हें समग्र जो है मेथड ऑफ इम्पार्टिंग एजुकेशन होना चाहिए। 2020 वाली जो पॉलिसी आई है वो 34 साल बाद आई है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, जो कि 1986 में आई थी। अगला टॉपिक है लिज ट्रूस, एक्चुअली ऋषि सुनक, ठीक, इंडियन ओरिजिन है, और लिज ट्रूस जो यहाँ पे आपको दिख रही हैं, तो इन दोनों के बीच में बोरिस जॉनसन के जब से रेजिग्नेशन दे दिया था, उन्होंने बोल दिया था कि मैं हट रहा हूँ जो है प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से, तब से इलेक्शन चल रहा था। 6 महीने में भयंकर इलेक्शन चला। उसके बाद आखिरी में लिज ट्रूस जो है वो जीत गई हैं, कंजर्वेटिव पार्टी की लीडर है, और ये तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। थेरेसा मे, मार्गरेट थैचर के बाद में लिज ट्रूस तीसरी महिला जो है प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। ऋषि सुनक जीत नहीं पाए, कुछ 20,000 वोटों से करीबन जो है हार गए वो। ठीक है, और इसमें काफ़ी ये भी बोला रहा है नस्ल भेदी, मतलब नस्ल इंडियन ओरिजिन है ना, तो इसलिए शायद जो है थोड़ा पक्षपात हुआ। वो खैर वो तो होना ही था, चाहे जीतते चाहे ना जीतते तब भी। तो ये बात है। बाकी जो है आपको ये नई जो है प्राइम मिनिस्टर बन गई है। अगला टॉपिक है इंडिया नेपाल डिफेंस रिलेशन। देखो, नेपाल और इंडिया, ठीक है, तो दोनों लोग में जो है कल्चरली बहुत ज़्यादा जो है सिमिलरिटीज़ हैं। बाउंड्री की अगर आप इस पार उस पार देखोगे तो बहुत सारे लोगों के बीच में जो है शादियां हो रखी हैं। मधेशी जनजाति, थारू, अगर ये जो कॉमन जो है इंडिया में, बिहार, यूपी में बहुत ज़्यादा जो है मैरिजेस भी हो रखी हैं। ठीक, ओवरऑल भी बॉर्डर्स हमारे फ्री हैं। और अभी क्या है कि हमारे जो आर्मी चीफ जनरल हैं मनोज पांडे जी, वो गए हुए 3-4 दिन की जो है 4 दिन की ऑफिशियल विजिट पर नेपाल। इस बात पे जो है नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, उन्होंने नेपाल का सबसे उच्च जो ऑनरी रैंक वाला जो एक मेडल होता है, एक मतलब रैंक दी जाती है, वो जनरल ऑफ नेपाल आर्मी, ठीक, ऑनरी है, सम्मानजनक, तो उसको जो है इनको मनोज पांडे जी को दिया गया है। ठीक, प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल के द्वारा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे। और इसके अब भारत के जो है आर्मी चीफ जनरल गए हुए हैं नेपाल, तो उसके पीछे कारण क्या है कि मिलिट्री के क्षेत्र में, ठीक, हम दोनों के अच्छे रिश्ते हों। चाइना बहुत ज़्यादा जो है हस्तक्षेप कर रहा है। इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल एक बफर कंट्री है, तो दोनों लोग ही अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करते हैं। इंडिया जो है सॉफ्ट पावर कल्चरली इन सब से करता है। मिलिट्री में भी आ रहा है अभी, जैसे मनोज पांडे जी के, उन्होंने नॉन लीथल मिलिट्री एड भी दी। ठीक है, माइंड प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, वही सारे हॉर्सेस भी दिए कुछ। तो वही सारी चीज़ें हैं कि अब थोड़ा सा इंडिया और प्रोएक्टिव हो रहा है, क्योंकि चाइना उधर से जो है जैसे आप देखोगे ना, नेपाल को अगर नॉर्थ साउथ में डिवाइड कर दो, ठीक है, तो साउथ वाला तो इंडिया की तरफ है, लेकिन जो हिली रीजन है नॉर्थ वाला, वो चाइना के थोड़ा प्रो रहता है। ठीक, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। और इंडिया नेपाल की मदद इसलिए करना चाहता है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पे विश्वास रखता है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अगला टॉपिक है यूजीसी रिसर्च स्कीम। अब देखो, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ये रिसर्च के लिए कई सारी ग्रांट्स देता रहता है। टीचर्स डे पे भी इसने दिया है, फैकल्टी के लिए है इसमें, और आपका डीएस कोठारी रिसर्च न्यूली रिक्रूटेड है उनके लिए भी है। फेलोशिप फॉर सुपर एनुएटेड फैकल्टी मेंबर, जो मतलब जिनका रिटायरमेंट हो गया उनके लिए भी है। पोस्ट कई सारी स्कीम्स हैं। 6 और 3 भाई
ज्योतिराव फुले फेलोशिप है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए है। कई सारे रिसर्च से संबंधित जो है ग्रांट देता है, कुछ महीने का स्टाइपेंड भी मिलता है रिसर्च करने के लिए। 2-2 साल के कोर्स हैं, 2-2 3-3 5-5 साल के, ठीक। तो ये यूजीसी कराता है। यूजीसी जो है एक स्टैच्यूटरी यानी कि आपका वैधानिक निकाय है, डिपार्टमेंट ऑफ हाई एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत, और 1956 के एक्ट से इसको बनाया गया था। इसका मेन काम है कि हायर एजुकेशन में जो भी मापदंड हैं उनको जो है मानक है उनको अच्छा बनाए रखना, ठीक। यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों को जो है मान्यता प्रदान करता है, फंड्स भी देता है। जो भी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय और कॉलेज अच्छा काम कर रहे हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अगला टॉपिक है कन्वर्जन थेरेपीज़। अब देखो कई सारे जो लोग हैं वो स्ट्रेट नहीं होते हैं। अब आप कोई बिल्कुल ट्रांसजेंडर वाली जहाँ तक बात करें, या फिर जो उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो स्ट्रेट नहीं होता, हेट्रोसेक्सुअल नहीं होते, बल्कि होमोसेक्सुअल होते हैं, यानी कि लड़का लड़के से और लड़की लड़की से, ठीक। लेकिन समाज में आपको मालूम है, भले ही ये सब कुछ जो है डिक्रिमिनलाइज हो गया हो, लेकिन समाज में अभी भी एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है होमोसेक्सुअल होना या जो भी है। तो कई लोग क्या है कि मान लीजिए जैसे उनकी जो बॉडी का पूरी जो एनाटॉमी है वो लड़कियों जैसी है, लेकिन वो अंदर से मर्द है। मतलब जो है उनका सोचना समझना वो अपने आप वो मर्द है, लेकिन बॉडी सेक्सुअल एनाटॉमी जो है वो लड़कियों जैसी। तो वो क्या करते हैं फिर कि अपने आप का जो है कन्वर्जन थेरेपी कराते हैं। ऐसे ये भी हो सकता है कि कोई मान ली लड़के ऐसी पूरी बॉडी है, लेकिन उनकी जो है पूरी जो एक बिहेवियर है वो, और जो अपने आप को मानते हो लड़की की तरीके से, तो ऐसा भी होता है। तो अब समाज में चीज़ एक्सेप्ट नहीं की जाती तो वो लोग कन्वर्जन थेरेपी कराते हैं। तो कन्वर्जन थेरेपी जो होती हैं, इसके लिए जो नेशनल मेडिकल कमीशन है, जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए विनियामक है, रेगुलेटरी बॉडी है, उसने ये कहा है, चिट्ठी लिखी है सारे स्टेट मेडिकल काउंसिल को, कहा है कि भैया ये बैन करो कन्वर्जन थेरेपी, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है, पेशेवर कदाचार है। और ज़्यादातर ये देखा भी गया है कि चूँकि सभी लोग करते नहीं, ऑफिशियली अगर आप ढंग की जगह जाओगे हॉस्पिटल में, तो ज़्यादातर क्या कहते हैं, कोएक्स को क्या बोलते हैं, झोला छाप टाइप के जो डॉक्टर होते हैं ना, वही लोग करते हैं ये, और तो उसमें जान वान जाने के भी ज़्यादा खतरा रहते हैं। और वैसे भी जो हमारे रेगुलेशंस हैं 2002 में आए थे, इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट एंड एथिक्स, इसको जो है कन्वर्जन थेरेपी को जो है नहीं मानता, इसको जो है मना करता है, ठीक। और कन्वर्जन या फिर रिपरेटिव थेरेपी जो होती है वो होती है कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन जो है जेंडर आइडेंटिटी जो है वो चेंज कर दो इंडिविजुअल की, ठीक। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट, ड्रग्स, एक्सॉर्सिज्म, वायलेंस, पता नहीं जैसे भी, ठीक है। इसका एम ये होता है कि उनको हेट्रोसेक्सुअल बना दो, कि लड़का लड़की के साथ मतलब जो है अपना ओरिएंटेशन स्ट्रेट हो जाए, लड़की लड़के के साथ, इस तरीके से, ठीक। होमोसेक्सुअलिटी को हटा देना है। ज़्यादातर ये झोला छाप टाइप के जो डॉक्टर होते हैं वो इसको करते हैं। अगला टॉपिक है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो। अब देखो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री है, उसके जो मिनिस्टर हैं अनुराग ठाकुर, उनका ब्रेन चाइल्ड है ये कि 75 क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो बनाओ, 75। ये क्या है, किस क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में। तो ठीक, नए नए लोग हैं, फोटोग्राफी करना चाहते हैं, फिल्मोग्राफी करना चाहते हैं, तो उनको मौका दो, सीधी सी बात है। मौका कब दो, तब दो जब भैया बहुत बड़ा इवेंट हो। वो कौन सा है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 53वां अभी जो होने वाला है 5 सितंबर से 23 सितंबर तक, उस टाइम पे मौका देना है 75 माइंड्स ऑफ टुमारो, क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो को, ठीक है। ताकि जो है ये लोग वो इंडियन से और बाहर के लोगों से सीख भी सकें और नए नए लोग को मौका मिले, तो वो भी अच्छे से अच्छा जो है इस तरीके की फिल्म बना सकते हैं, ठीक। अगला टॉपिक है पीपल टीचर रेशियो। पीपल मतलब स्टूडेंट होता है, ठीक है, और टीचर आप समझ रहे हो, तो ये टीचर हैं, तो ये कितने बच्चों के जो है कंपैरिजन में कितना मतलब टीचर है। तो वैसे तो 1 का 24 वाला जो आंकड़ा है वो सही देखा जाता है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक टीचर है और 2400 बच्चे हैं, नहीं, एक टीचर हो और उस पर जितने कम बच्चे होंगे उतना ज़्यादा फोकस रहता है, ऐसा बोला जाता है। तो हमारा जो ये एजुकेशन का करिकुलम है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अभी बताया है कि प्राइमरी स्कूल में देखा जाए तो 23.3 बच्चों पे जो है आपका एक टीचर है। वहीं अपर प्राइमरी में देखा जाए, उच्च प्राथमिक विद्यालय में, तो अब ये आंकड़ा 18.9 हो गया, जो कि और अच्छी बात है। तो ये बोला जाता है कि कम बच्चे होने पर टीचर ज़्यादा ध्यान दे पाता है, ठीक। ये चीज़ है। बाकी आपने देखा ये कोचिंग सेंटर्स में कैसा क्या चलता है, बड़ी बड़ी एक टीचर और 600 लोग,
तो क्या ही पढ़ते हैं, टीचर से तो बात करना दूर, पीछे से देखना ही मुश्किल होता है। खैर, मोहनजोदाड़ो, अभी पाकिस्तान में हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया ये फ्लड व्लड आए हुए हैं, तो अब मेजर जो साइट्स हैं मोहनजोदाड़ो की, हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो पाकिस्तान में है, आपने पता ही है, इंडस रिवर के इर्द गिर्द। तो फ्लड में जो है इनको भी ऐसा बुला रहा है कि हो सकता है विलुप्त हो जाए। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये सिटीज़ थी, 3700 साल तक छिपी रही। सिटी बोल रहा हूँ मैं, गांव नहीं बोल रहा हूँ। क्यों? देख रहे हो ब्रिक्स लगी हुई हैं। आज से अगर आप देखा जाए तो आज से 5000 साल पुराना सिटी, मतलब क्या हम लोग क्या पीछे चल रहे हैं क्या? ऐसा भी सोच सकते हो, आप समझ सकते हो। इतने पहले पूरी ब्रिक्स थी, पूरा जो है मतलब जो जो अनाज है उसको रखने की सुविधा है, बात करने की सुविधा है, ठीक, घर बने हुए हैं, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम है, रेक्टेंगुलर पे जो है रोड कटी हुई हैं, पूरी ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया है। आगे जो है खिड़कियां जो है रोड पे नहीं खुलती हैं, ठीक, ब्रिक्स जो है बिल्कुल रेक्टेंगुलर शेप की हैं। और भी कई सारी चीज़ें, मतलब 5000 साल पहले ये सारी चीज़ थी। और इसका फैलाव भी एक दो जगह नहीं है, ये इंडिया से लेके कुछ सिटीज़ तो भैया ईरान तक गई हुई हैं, और इंडिया में भी अगर देखा जाए तो साउथ में तक गई हुई हैं आपकी, ठीक। तो सबसे ज़्यादा साइटें तो खैर इंडस के आसपास ही थी, क्योंकि पानी तो चाहिए ही। तो पाकिस्तान जब विभाजन हो गया तो वहाँ चली गई साइटें। इंडिया में भी राखी गढ़ी, आपका गुजरात, धोलावीरा, लोथल और हरियाणा, तो यहाँ पर जो है कुछ काफ़ी साइटें हैं, ठीक, इवन मेरठ तक भी जाती हैं अगर आप पूरब में देखोगे तो, ठीक। तो ये सारी है। माउंट ऑफ डेथ बोला जाता है मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो का अर्थ ही होता है, ठीक। दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक था, ठीक। यहाँ पे जो है टॉयलेट्स भी थे, ड्रेनेज सिस्टम, बाथरूम, सब कुछ, वॉल ब्रिक्स तब बना हुआ है। सोचो 3700 साल तक छिपा रहा। 1920 में R.D. बनर्जी जो है एक पुरातत्वविद थे, उन्होंने इस साइट को विजिट किया, और फिर 1921 से जो है एक्सकवेशन स्टार्ट हो गया था, ठीक। 1964-65 तक चला। पाकिस्तान में साइट चली गई, अब समझ ही रहे हो आप क्या हो रहा होगा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें हैं आपकी मोहनजोदड़ो से संबंधित। अगला टॉपिक है सीट बेल्ट। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा था कि साइरस मिस्त्री की जो है निधन हो गया है और रोड एक्सीडेंट में हुआ, तो ये अभी तो खैर नहीं पता चला है, लेकिन जो पीछे बैठे हुए थे बैक सीट पे यात्री, जिसमें साइरस भी थे, तो उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई थी। ये एक रीज़न माना जा रहा है कि यहाँ पर, और वैसे भी जो है हाईवे पे लोगों की डेथ हो जाती है, सीट बेल्ट नहीं लगाते यार। मैंने आपको, ये तो अभी आया है, मैंने उसी में बोला था कि 40 की स्पीड भी है, अगर कोई सीट बेल्ट नहीं लगा रहा तो खतरा है, ठीक। 40 की, और लोग यहाँ 140 पे चल रहे हैं तब भी नहीं लगा रहे, ये चीज़ है। तो सीट बेल्ट जो है 1800 के जो है पूरे शताब्दी में आया। जॉर्ज केले, जो ग्लाइडर्स जो हवा में उड़ा जाते हैं ना, तो उनको, जो पायलट्स हैं, उनको रोकने के लिए बनाया गया था, ठीक। फिर फरवरी 10 1885 तक पहला सीट बेल्ट जो है, ऐसा सीट बेल्ट जिसका पेटेंट हुआ हो, नहीं आया। फिर 18 ये आया 1885 10 फरवरी को। इसको एडवर्ड जे क्लैगहॉर्न ने जो है बनाया था, न्यूयॉर्क सिटी में टैक्सीज़ को सेफ बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है 3 पॉइंट वाली, जैसे आज आप देखते हो ना जो गाड़ियों में होती है, तो मतलब आपका ये ऊपर नीचे, यहाँ से फिर सीट बेल्ट ऐसे बांध के जो है बांधी आती है, यहाँ बीच में आदमी फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे जो है आपका 3 बेल्ट वाली, ये स्वीडिश इंजीनियर थे निल बोहलिन, तो वोल्वो के लिए इन्होंने 1951 में बनाया, जो आज भी हम देखते हैं, ठीक है। तब तक 2 पॉइंट लैप बेल्ट ही बनती थी। आज भी देखो तो आप हवाई जहाज़ में सफ़र करोगे तो ऐसे लैप मतलब 2 पॉइंट वाली जो है सीट बेल्ट रहती हैं, कि नहीं, आपके पेट पे जो है कस जाती हैं। तो यही चीज़ है। इंडिया में जो सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स है 1989, उसका रूल 138 सब क्लॉज 3, ये कहता है कि इट इज़ नेसेसरी मैंडेटरी कि आप रियर पैसेंजर भी सीट बेल्ट्स को पहने। पीछे बैठने वाले लोग अपने ऑक्सीडेंट समझते हैं, वो कभी पहनते नहीं है, बल्कि पीछे बैठने वाले को बहुत ज़्यादा खतरा है। और एक चीज़ समझिए, अगर जैसे गाड़ी इधर मूव कर रही है और आप इधर ही फेस करके बैठे हुए तो बहुत खतरा है। अगर आप उल्टा फेस करके बैठे ना और सीट आपके पीछे, तो खतरा कम है। जैसे वैन में देखते होगे तो बच्चे जो जैसे गाड़ी इधर की तरफ मुँह है, तो इधर जो बैठते हैं ना, इधर की तरफ मुँह करके, वो सेफ़ है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पीछे एक अवरोध है कि उनको रोक सके, ठीक है। तो ये चीज़ है। बाकी सेक्शन 194B सब क्लॉज 1 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 और उसका अमेंडमेंट 2019 में जो हुआ है,
उसमें कहा गया है कि भैया पेनल्टी लगेगी, 1,000 रुपये तक का फाइन भी है अगर सीट बेल्ट नहीं पहनते हो तो लॉ भी है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया हमेशा से लॉ के आ जाने से उसका पालन होने लगे, ठीक, ये ज़रूरी नहीं है। अगला टॉपिक है प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? कोई किसी पर जो है सरकार को, पुलिस को शक है कि ये व्यक्ति कुछ जो है लॉ एंड ऑर्डर या फिर कुछ जो है क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाला, तो वो उसको रोकने के लिए पहले ही उसको हिरासत में ले लो, ठीक, ताकि वो वाली जो एक्टिविटी वो ना कर पाए, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 22 के सब क्लॉज 3 में आप देखोगे तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन दिया गया है। अब कई बार ये क्रिटिसिज्म होता है कि भैया भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में जो दे रखे हैं, तो उस फंडामेंटल राइट्स के बीच में प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर दी गई है। तो ये जो है बड़ी अजीब सी बात है। मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो क्या है? लोगों के लिए हैं कि भैया उनको सरकार से किस तरीके से या फिर स्टेट से किस तरीके से बचाना है, और साथ ही साथ उसी में ही ये एक प्रावधान जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का भी दे रखा है कि तुम बचो चाहे जितना भी, लेकिन सरकार तुमको खाली इस संदेह पर कि तुम जो है कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर सकते हो, तुमको हिरासत में डाल सकती कभी भी। तो आप ये बताओ क्या ये मौलिक अधिकार है कि मौलिक अधिकार का जो है तोड़ने का ऑलरेडी उसमें दे रखा है स्टेट के द्वारा इंतजाम, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हो रखा है। आर्टिकल कौन सा? 22 का सब क्लॉज 3, ठीक, ढंग से पढ़िएगा। तो यहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसके कई सारे हम लोग डेटा देख रहे हैं लगातार, तो इसने बताया कि प्रिवेंटिव डिटेंशन बढ़े हैं, ठीक, 2021 में तो 24% तक बढ़ा है, ठीक है, और उसमें भी जो ज़्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन हो रहे हैं वो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत हो रहे हैं। NSA लगा देंगे, LSA लगा देंगे, समझ रहे हो ना? तो ये सारी चीज़ें बढ़ी हैं, बाकी सब डेटा है, कोई ज़्यादा इसमें देखने वाली चीज़ नहीं है। बस ये है कि आपका एक सेक्शन 151 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर ये कहता है कि पुलिस को पूरी जो है इजाज़त है कि प्रिवेंटिव अरेस्ट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि कोई जो है व्यक्ति संज्ञेय अपराध यानी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस करने वाला, तो उसको रोकने के लिए, ठीक। डिटेंशन जो है, हिरासत जो है आपकी 24 घंटे तक रह सकती है, उसके बाद भी बढ़ाई जा सकती है अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस कोड और ऑफ एनी अदर लॉ, ठीक, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन का काफ़ी जो है होती रही है, क्रिटिसिज्म भी होती रही है, लेकिन है, ठीक। तो देखिए ज़रूरी भी है, नेशनल सिक्योरिटी भी है और निजता का अधिकार भी है, मौलिक अधिकार भी है, वो सारी तो फाइट चलती रहेगी। जो हमारे पेड कोर्सेज चल रहे हैं UPSC के प्रीलिम्स और मेंस का एक कंबाइंड पेड कोर्स हमारा चल रहा है 2023 का। इसमें डेली आपको स्टडी प्लान मिलता है, MCQ में आंसर राइटिंग, डेली लाइव डाउट डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, काउंसलिंग, मेंटरशिप, सब कुछ जो है आपको एक जगह मिल जाता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए विद इवेल्युएशन एंड ऑल दोज थिंग्स। तो इसको जो है आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 9650347272 हमारा नंबर है। 5.5 रुपये से भी कम प्रतिदिन में जो है आप ये वाला कोर्स आराम से अचीव कर सकते हैं। ये पेमेंट डिटेल्स हैं, नंबर स्क्रीन पे है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं जो 6 सितंबर का दिया गया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये है कि कोर्ट का कोई आदेश है उसको या तो आप जानबूझ के ना मानो, और या फिर जो है जो कोर्ट की प्रोसीडिंग एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होता है उसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करो या फिर रोकने की कोशिश करो, नॉर्मल प्रोसीडिंग्स ना हो पाए। तो एक तरीके कई सारे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात जो है आपकी करी जाती है। तो आपका आर्टिकल नंबर 129 है या 129 है, मुझे यहाँ तक याद आ रहा है, तो उसके अंतर्गत इसकी बात कही गई है। साथ ही साथ इससे रिलेटेड एक लॉ भी आया हुआ 1971 में कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। उसके टाइप्स दो तरीके के, एक सिविल है, एक जो है आपका एक क्रिमिनल है, ठीक। क्रिमिनल वाली जो है पेनल्टी ज़्यादा है, सिविल वाले में खाली जानबूझ के कोई जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं जुडिशरी के वो ना मानना, और जो क्रिमिनल वाला उसमें जो है प्रशासन को रोकना, अवरोध करना, हस्तक्षेप करना, मतलब काम काज ना ही करने देना सुप्रीम कोर्ट को, तो उसके लिए किया था। तो 2 पार्ट थे इसके। इस क्वेश्चन के 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 150 वर्ड में करना है, पेपर 2 है, ठीक। तो क्या है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? ये आपका कोर है। कोर के बताओ उसको क्या चीज़ है, बेसिक चीज़ बता दो, ठीक। एग्जाम्पल फिर दो, क्योंकि एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल दो कि जो है इन्होंने ये डिसओबीडियंस दिखाया, या जो भी मान लीजिए कोई एक डिसीजन दिया गया, किसी को कहा गया कि भैया आप एक एफिडेविट दायर करिए कि आप जो है आपको जो है आप ये नहीं करोगे, या फिर किसी से मान लीजिए कहा गया कि आपको बेल दिया जा रहा है लेकिन जब भी सरकार वो कोर्ट कहेगी तो आपको आना होगा कोर्ट में, तो आप नहीं आ रहे हो,
फिर एक्शन दिए जा रहे हैं, नहीं आ रहे हो आप, तो ये सब विलफुल डिसोबीडियंस सिविल में आ जाएगा, ठीक। और फिर उसका क्रिमिनल के 2-3 बता दो भैया कि कोई जो है एविडेंस के साथ छेड़ाछाड़ी हो रही है, कोई जो है एडवोकेट को डरा रहा है, कोई कुछ और प्रशासन में कोई दिक्कत मान रहा है, तो वो सब एग्जाम्पल को देते हुए अगर कोई करंट अफेयर में पढ़ा रखा है रियल लाइफ तो और अच्छी बात है, नहीं तो जो है आप इस तरीके से इसको बता सकते हो। एग्जाम पे जो लिखना टू द पॉइंट रहने की कोशिश करो, चाहे 250 शब्द का हो चाहे 2500, टू द पॉइंट ही लिखो, क्योंकि वो बिल्कुल भी इस चीज़ पे इंटरेस्टेड नहीं है कि आप जो है क्या क्या कितना पेज भर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। पेज तो अपने आप भरेगा, आप टू द पॉइंट लिखो तो सही। बस टू द पॉइंट लिखने में होगा क्या कि आप ज़्यादा डाइवर्सिफाइड पॉइंट लिख पाओगे और ज़्यादा रेलेवेंट पॉइंट लिख पाओगे, नहीं तो पूरी कहानी चलती है कुछ होता उसमें है नहीं। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ये क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि मेंस से आप क्वेश्चन लिख रहे हो तो ये आप देखो, ये जो क्वेश्चन आप लिखते जाते हो ना, ये आपके नोट्स की तरह भी काम आते हैं, ठीक। क्वेश्चन है पेपर नंबर 2 7 सितंबर का, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, व्हाट इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन, निवारक निरोध क्या है, वाई इट शुड नॉट बी एडेड इन द पार्ट 3 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंट, ठीक। इसे हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में क्यों नहीं जोड़ा जाना चाहिए, टिप्पणी कीजिए। 10 मार्क का ही है, 150 ही शब्द हैं, प्लीज़ टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करिएगा। चलिए चलते हैं एमसीक्यू कर लेते हैं। देखिए ये वाली पीडीएफ जो है इसका लिंक भी जो है मैंने टेलीग्राम चैनल पे इसकी वाली पीडीएफ भी दे दी है, तो लिंक आपको मिल जाएगा, उस पर आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। नेपाल शेयर्स ए बॉर्डर विच अदर कंट्री बिसाइड्स इंडिया, ठीक। नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ सीमा साझा करता है, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो क्या अफगानिस्तान के साथ करता है, नहीं। बांग्लादेश के साथ करता है, नहीं। भूटान के साथ करता है, नहीं। चाइना के साथ करता है, यस, ठीक। मैंने आपको अभी बताया था बफर स्टेट है। अगला क्वेश्चन है, निवारक निरोधों के संबंध में सही कथनों का चयन करें, ठीक। तो देखिए निवारक निरोध जो है ये प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि 21 नहीं 22 में है, ठीक है। तो ऐसे आपको देखो जो मेन चीज़ें हैं ना, कैसे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर अपना फोकस रहता है, ठीक। कहानी तो दुनिया में बहुत लोग हैं सुनाने वाले। द मैक्सिमम पीरियड फॉर डिटेंशन ऑफ ए पर्सन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन इज 6 मंथ्स। तो मैक्सिमम पीरियड क्या हो सकता है किसी को हिरासत में रखने का, अधिकतम अवधि क्या हो सकती है, नज़रबंदी की अधिकतम अवधि क्या है, तो 6 महीने है क्या, नहीं 3 महीने। इसलिए मैंने कहा इसको पढ़िए भी, लक्ष्मीकांत या जो भी बुक है आप उससे पढ़िए, लेकिन पढ़िए जरूर, ठीक। तो दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, करेक्ट पूछा गया तो डी आंसर यहाँ पे होना स्वाभाविक है। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्यूपल टीचर रेशियो। प्राथमिक विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 2020-21 में बढ़ा 2010-11 की तुलना में, तो ये सही है क्या, बताइए। क्या ये बढ़ा है कि घटा है, ठीक। क्या ये बढ़ा है, बढ़ा होने का मतलब ये कि छात्र ज़्यादा हो रहे हैं शिक्षक कम हो रहे हैं, तभी तो बढ़ा हुआ मानते ना। तो देखो थोड़ा वो समझना जरूरी है कि आप रेशियो क्या बात कर रहे हो, पीपल बटा टीचर कर रहे हो। अब यहाँ पे अगर ये 50 हो जा रहे हैं, टीचर 1 है तो 50 का रेशियो आ रहा है, ठीक, या फिर कम हो रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ 28 पहले था, फिर अब 18 हो गया अपर प्राइमरी में, तो ये घटा है। आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत कर जाओगे अगर आप ढंग से सोच समझ के नहीं करोगे तो पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट कह रहा है, इन अपर प्राइमरी स्कूल्स द पीपल टीचर रेशियो डिक्रीज इन 2021 एज कम्पेयर टू 2010-11। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, एकदम सही है, ठीक। तो करेक्ट ही पूछा गया, इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा सही यहाँ पर, बी यानी कि 2 ओनली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोहनजोदाड़ो। तो मोहनजोदाड़ो के संबंध में गलत कथनों का चयन करें। मोहनजोदाड़ो जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, दुनिया का सबसे पुराने शहरों में से एक था। तो क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत है, एकदम सही है, ठीक। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। तो क्या इंडस रिवर के बैंक्स पे ही है, तट पर ही है, बिल्कुल सही है। तो और इनकरेक्ट पूछा गया इसलिए आंसर डी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, सही मार्क किया, सी मार्क किया और चल दिया आगे, घर पे आके बाल नोचने लगे जब देखा कि अरे यार इनकरेक्ट पूछा गया था। तो इसीलिए ये मैं आपको एमसीक्यूज कराता ताकि आपको ध्यान रहे कि किन चीज़ों पे आपको
बार बार ध्यान देना, बार बार, ठीक है। हर चीज़ की हैबिट बनाओ, अच्छी चीज़ों की हैबिट बनाओ, ताकि मिस्टेक को रिपीट मत करो, उसकी हैबिट बनाओ और सीखते जाओ। जो अच्छी हैबिट है उसको रिपीट करते हो। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। ये एक वैधानिक निकाय है, क्या है, क्या बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और दूसरा है कि यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को धन का वितरण करता है। तो देखिए वाला स्टेटमेंट सही है, दोनों सही हैं, करेक्ट पूछा गया है, इसलिए सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए पूरे आंसर्स भी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। चलिए चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट पर। आज जो कोट है बड़ा ही बिल्कुल सच है। कहता है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। समय, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ना, समय को ध्यान रखो। स्टडी प्लान बनाओ, रोज एक दिन पहले आपके पास होना चाहिए, दिन भर में क्या करना है ये बनाओ, स्लॉट्स बनाओ, ठीक है। आप ये मत सोचो कि पूरा दिन है कभी भी पढ़ेंगे, नहीं हो पाएगा। जो लोग पूरे दिन पढ़ते हैं ना, वो 1 घंटे काम 3 घंटे करते हैं। मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मैं नहीं इसको मानता हूँ कि कोई 24 घंटे आप क्या कर रहे हैं भैया, फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, मत करो। क्यों? क्योंकि 1 घंटे काम आप 3 घंटे में करोगे, बल्कि होना उल्टा चाहिए। ठीक, 3 घंटे काम 1 घंटे में होना चाहिए। वो कब होगी? जब आपके पास समय कम, आपको पता है कि मुझे पूरे दिन नहीं पढ़ना है, समय कम है, ज़्यादा फोकस के साथ में फिर पढ़ोगे, ठीक। अदरवाइज आपका दिमाग नहीं लगेगा। शिक्षा का सही उपयोग, समय और शिक्षा का सही उपयोग। शिक्षा का सही उपयोग कैसे? गाइडेंस आपको चाहिए, आपको इवैल्यूएशन होना चाहिए, आप कैसा कर रहे हो वो भी देखते जाओ, ठीक। एक जो है छत्र छाया में रहो, समझो कि भैया आपको ये देखने वाला होना चाहिए, क्योंकि आप जो कर रहे हो आपको बेस्ट ही लगेगा, लेकिन वो आइसोलेशन में बेस्ट हो सकता है, लेकिन कंपटीशन है ये, आपको जो है कम्पीट करना है दूसरे से। कंपैरिजन में आप क्या कर पा रहे हो वो भी देखने वाली चीज़ है। तो खुद को तो बेहतर बनाना है पिछले कल से, लेकिन साथ साथ बैठे हुए जो लोग हैं उनसे भी बेहतर आपको बनना है, ठीक। तो समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।